हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने खनिज, अयस्क और गेंग के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से जो तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, और किसी जगह पर अगर कुछ ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई तत्व पाया जा रहा है तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं, और उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी, रेत या इस तरह की कोई अशुद्धियाँ हम लोग उसको गेंग कहते हैं। फिर धातु के निष्कर्षण के बारे में हम लोगों ने अभिक्रियाशीलता के आधार पर बात करी थी और उसकी विधियां हम लोगों ने समझी थी। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा था कि धातु जो है प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जिनको अलग करने के लिए भर्जन और निस्तापन दो विधियां थी। हम लोगों ने यहाँ पर सल्फेट और कार्बोनेट की जो धातुएं हम लोग को प्राप्त हुई थी उनको हम लोगों ने ऑक्साइड में परिवर्तित किया था, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बाद में अपचयन के द्वारा हम लोगों ने इनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई नहीं जाती, किसी भी चीज़ से क्रिया कर लेती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये धातुओं से हम लोगों ने ऑक्साइड तो बना लिया मान लीजिए, या ऑक्साइड के फॉर्म में अगर हम लोग को मिला, अब हम लोग को ज़रूरत है इस ऑक्साइड को अपचयन करके हम लोग अपनी जो है शुद्ध धातु प्राप्त करें। जिस तरह हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इसमें देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने जो जिंक था, जो धातु थी, जिंक ऑक्साइड जो था, उसकी क्रिया कार्बन से कराई। कार्बन जो है एक अच्छा अपचायक है, इसकी क्रिया कार्बन से कराई और हम लोगों ने शुद्ध धातु प्राप्त कर ली। लेकिन उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनमें ये चीज़ काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें जो बंधुता होती है कार्बन की, भाई हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराई है ना, हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया कराई, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेकर चले गया, अपचायित कर लिया, और जिंक हम लोग के पास में बच गया था, है ना। लेकिन ये चूंकि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, है ना, ये कार्बन से इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है, इतनी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट नहीं होती है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे धातु का ऑक्साइड है ना, धातु है ना, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक धातु है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। 3 धातु है, 3 दोस्त हैं, धातु है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो ये धातु और कार्बन की जो दोस्ती है ये बहुत ज़्यादा गहरी है। धातु की कार्बन से जो दोस्ती है ये थोड़ी सी कम है, मतलब इसकी अगर दोस्ती 5 है तो इसकी दोस्ती 3 है या 2 है। तो इन दोनों की दोस्ती कम है, इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में ज़्यादा क्रिया करते हैं, ये इसके बजाय। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अपचायित करने की या इसमें से ऑक्साइड में से धातु को अलग करने की, तो हम लोग इसकी कार्बन के साथ क्रिया भी करा लेंगे, तब भी जो है धातु ऑक्साइड से हम लोग को धातु प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक विधि होती है जिसे हम लोग विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग, विद्युत अपघटनी परिष्करण बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग समझते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग शुद्ध धातु ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। किस लिए? उसमें उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण, कि किस तरह से हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक बीकर हम लोगों ने लिया और इसमें हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया है। इसके जैसे हम लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल जो है कॉपर के उसमें दिया हुआ है कि मुझे कॉपर धातु शुद्ध करना है। तो कॉपर की जो अशुद्ध धातु है उसका हम लोग एनोड बनाएंगे, है ना, एक छड़ बनाई, और एक जो है शुद्ध कॉपर का हम लोग जो है कैथोड बनाएंगे, है ना। एनोड और कैथोड कैसे बनाते हैं, ये डिपेंड करता है बैटरी से। हम लोगों ने बैटरी का
प्लस वाला जो सिरा है जिससे कनेक्ट करा है वो एनोड हो जाएगा, और नेगेटिव वाला माइनस वाला जो सिरा जिससे कनेक्ट करा है वो कैथोड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु होती है उसको एनोड बनाते हैं, और जो शुद्ध धातु होती है उसको कैथोड बनाते हैं। और जिस धातु की हम लोग काम कर रहे हैं, जिस धातु पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी धातु का विलयन, उसी धातु का जो है क्या बोलते हैं, उसी धातु का लवण विलयन जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर जो है डालेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर की बात है तो कॉपर की अशुद्ध धातु का एनोड बनाया, कॉपर की शुद्ध धातु का कैथोड बनाया, और कॉपर सल्फेट विलयन का जो है यहाँ पर जो है घोल हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में रखा है। अब दूसरी धातु की बात करेंगे जिंक की, तो हम लोग जिंक, जैसे मान लो जिंक हमें अलग करना है तो जिंक की अशुद्ध धातु एनोड पर, शुद्ध धातु कैथोड पर, और जिंक सल्फेट का विलयन हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघट्य के तौर पर उपयोग करेंगे। ठीक, किस तरह कार्य करता है, हम लोगों ने जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की, मैंने सब अटैच कर दिया, जैसे ही मैंने बटन दबाया, जैसे ही यहाँ पर बटन दबा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी मतलब जो है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें की जो शुद्ध अशुद्ध धातु है वो इस विलयन के साथ में, कॉपर सल्फेट के इस विलयन के साथ में घुलने लग जाएगी, इसके साथ में अपघटित होने लग जाएगी। और जैसे अपघटित होगी उतनी ही धातु इस विलयन में से, उतनी ही शुद्ध धातु इस विलयन में से कैथोड पर जमा होने लग जाएगी। एक चीज़ समझ लीजिए, धातु की हम लोगों ने बात करी थी तो धातु जो है धनात्मक होती है, धातु धनात्मक होती है, ठीक है, और कैथोड चूंकि जो है ऋणात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, धातु धनात्मक होती है। तो ये धनात्मक ऋणात्मक की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, उसी की तरफ जाएगी। तो शुद्ध धातु इसमें से निकलकर इसके ऊपर जमना चालू हो जाती है, इसके ऊपर परत बनाना चालू हो जाती है, शुद्ध धातु यहाँ इकट्ठा होना चालू हो जाती है, अशुद्धियाँ यहाँ पर रहना चालू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ तो इस विलयन में घुल जाती हैं और कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि घुल नहीं सकती हैं, अघुलनशील होती हैं, वो यहाँ पर नीचे एनोड के नीचे यहाँ पर जमा हो जाती है। यहाँ पर वो अशुद्धियाँ जो विलय नहीं हो पाती, जो घुल नहीं पाती है इस विलयन में, वो इसमें नीचे रह जाती हैं, इसको एनोड पंख बोलते हैं। ऐसी अशुद्धियाँ जो घुल नहीं पाती हैं वो यहाँ नीचे जमा हो जाती हैं, जिसको एनोड पंख बोलते हैं, और शुद्ध धातु कैथोड पर हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को हम लोग विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, किस तरह मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, किस तरह से उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को जो है शुद्ध फॉर्म में जो है कलेक्ट किया जाता है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग का आंसर देने की कोशिश करूँगा। बस अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।